स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ए. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी. विश्व आर्थिक मंच, सी. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% की रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर रही। इस रिपोर्ट में इसका कारण मंद आर्थिक सुधार, भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और श्रम बाजार को प्रभावित करने वाली सामाजिक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों को बताया गया है। अतः विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हिंद महासागर का एक विस्तार है जो उत्तर में अरब प्रायद्वीप और दक्षिण में अफ्रीकी महाद्वीप के बीच स्थित है। 2. यह दक्षिण में सोमालिया और सोकोत्रा द्वीप समूह, उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में जिबूती से घिरा हुआ है। 3. यह गाडाफुई चैनल के माध्यम से सोमाली सागर से और बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर से जुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ए. अदन की खाड़ी, बी. फारस की खाड़ी, सी. ओमान की खाड़ी, डी. होर्मुज जलडमरू मध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. अदन की खाड़ी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह हिंद महासागर का एक विस्तार है जो उत्तर में अरब प्रायद्वीप और दक्षिण में अफ्रीकी महाद्वीप के बीच स्थित है। यह दक्षिण में सोमालिया और सोकोत्रा द्वीप समूह, उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में जिबूती से घिरा हुआ है। यह गाडाफुई चैनल के माध्यम से सोमाली सागर से और बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर से जुड़ता है। वैश्विक समुद्री पेट्रोलियम का लगभग 10% और भारत का 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार अदन की खाड़ी से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दक्षिण अमेरिका को मध्य और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के कारण इसे दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 2. इसके विशाल घास के मैदानों को लॉस लानोस कहा जाता है और ये प्रशांत तथा अटलांटिक महासागरों दोनों में फैले हुए हैं। 3. यह विश्व का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर मेल खाता है? ए. वेनेजुएला, बी. कोलंबिया, सी. पनामा, डी. इक्वाडोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. कोलंबिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण अमेरिका को मध्य और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के कारण इसे दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसके विशाल घास स्थलों लॉस लानोस कहा जाता है और ये प्रशांत महासागर और साथ ही अटलांटिक महासागर में भी विस्तृत हैं। विश्व की लगभग 10% पशु प्रजातियां कोलंबिया में पाई जाती हैं, जबकि यह पृथ्वी के 1% से भी कम भू क्षेत्र में विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है। कोलंबिया में प्रतिद्वंदी मिलिशिया के बीच संघर्ष के कारण हिंसा बढ़ रही है, जिससे इसकी शांति प्रक्रिया खतरे में है और सैन्य तैनाती के साथ आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस हिंसा में गुरिल्ला समूह शामिल हैं, जिन्होंने पूर्व के शांति समझौतों पर असहमति व्यक्त की थी। इस समझौते से कोलंबियाई सरकार और मार्क्सवादी लीनिनवादी गुरिल्लाओं 1964 से 2016 के बीच संघर्ष समाप्त हुआ। ये समूह कोका पत्ती के बागानों वाले एक रणनीतिक सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कोकीन उत्पादन के लिए कच्चा माल है। सैकड़ों शरणार्थियों ने कोलंबिया के शहर टीबू में सुरक्षा की मांग की, जहां उनके रहने के लिए कई आश्रय स्थल स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, संत नरहरि तीर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने पूर्वी गंग राजवंश के राजाओं के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य किया तथा मंदिर प्रबंधन के लिए संचलित प्रणाली स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। 2. उन्हें कन्नड़ में कुछ प्रारंभिक देव वर्णमालाओं की रचना का श्रेय दिया जाता है, जिससे उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संत नरहरि तीर्थ माधव परंपरा के एक द्वैत दार्शनिक, बुद्धिजीवी, विद्वान, राजनेता व संत थे। वे आंध्र प्रदेश के चिकाकोलू, आधुनिक श्रीकाकुलम के निवासी थे तथा उनका जन्म ओडिशा के गजपति साम्राज्य में एक कुलीन परिवार में हुआ था। पूर्वी गंग राजवंश में भूमिका। 30 से अधिक वर्षों तक नरहरि तीर्थ ने पूर्वी गंग राजवंश के राजाओं की सहायता की। उन्होंने शासकों को सनातन धर्म का पालन करने में सहायता तथा मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए एक संरचित कार्यकारी प्रणाली की स्थापना की। अतः कथन 1 सही है।
उनके प्रयासों का विवरण सिंहचलम और श्री कुरमम मंदिरों में पाए गए शिलालेखों में मिलता है। बौद्धिक विरासत। वह एक विपुल लेखक थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, हालांकि उनकी केवल 2 रचनाएं गीता भाष्य और भाव प्रकाशिका ही बची हैं। कन्नड़ में प्रथम देववर्णम की रचना का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। 2. हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 3. उन्होंने स्वराज साम्राज्य पत्र की स्थापना की। उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इनका जन्म 1897 में कटक में हुआ था और उनका पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ था जो अंग्रेजी शिक्षा और हिंदू परंपराओं दोनों को महत्व देता था। उन्होंने कलकत्ता के रेवनशॉ कॉलेजिएट स्कूल और प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां वे ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं तथा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रेरित होकर बोस ने भारत की स्वतंत्रता पर केंद्रित पश्चिमी और भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों का एक अनूठा संश्लेषण विकसित किया। वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गांधी जी के अहिंसक दृष्टिकोण से असहमत होने के कारण उन्होंने 1921 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया। वे हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन उन्हें गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा। अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साम्राज्यवाद विरोध तथा समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उन्होंने स्वराज साम्राज्य पत्र की भी स्थापना की, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के नागरिकता कानून में जस सोली और जस सैंग्विनिस दोनों सिद्धांत शामिल हैं। 2. प्राकृतिकरण भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के साधनों में से एक है। 3. अनुच्छेद 12 संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के नागरिकता कानून में जस सोली और जस सैंग्विनिस दोनों सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिससे ढांचे में जन्मसिद्ध अधिकार और वंशानुक्रम के बीच संतुलन स्थापित होता है, अतः कथन एक सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 में जन्म, वंश पंजीकरण और प्राकृतिकरण सहित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों की रूपरेखा दी गई है, अतः कथन 2 सही है। नागरिकता अधिनियम में निर्धारित अन्य योग्यताओं के साथ साथ प्राकृतिकरण के लिए भारत में 12 वर्षों तक निवास करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को कानून द्वारा नागरिकता संबंधी मामलों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चित एंटिटी लॉकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. वास्तविक समय दस्तावेज तक पहुंच और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान। बी. सार्वजनिक परिवहन कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन। सी. रोजगार और कैरियर परामर्श के लिए एक ऑनलाइन मंच। डी. आपूर्ति श्रृंखला रसद प्रबंधन के लिए एक उपकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एंटिटी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे प्रबंधन में सुधार करने और व्यवसाय या संगठन के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान है। यह बड़े संगठनों, निगमों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, ट्रस्टों, स्टार्टअप सहित कई प्रकार की संस्थाओं के लिए दस्तावेजों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सरल बनाता है। अगला प्रश्न है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक वित्तीय संस्था है जो बैंकों से शुद्ध ऋण का क्रय करती है तथा ऋण या संबंधित परिसंपत्तियों की वसूली का प्रयास करती है। 2. ARC की अवधारणा नरसिंघम समिति 1998 द्वारा पेश की गई थी। 2. ये सराफीसी अधिनियम 2002 के तहत संचालित होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां यानी ARC एक विशेष प्रकार का वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का क्रय करता है और ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों को स्वयं वसूलने का प्रयास करता है। अतः कथन एक सही है।
एआरसी की अवधारणा नरसिंघम समिति 2 द्वारा पेश की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत एआरसी की स्थापना की गई। यथाकथन 2 सही है। एआरसी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है और इसे सराफेसी अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ही पंजीकृत होना आवश्यक होता है। यह सराफेसी अधिनियम 2002 के तहत कार्य करता है और आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मिशन शक्ति को 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है। 2. संबल उपयोजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिशन शक्ति महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम है और इसे 15वें वित्त आयोग अवधि के दौरान लागू किया जा रहा है। अतः कथन 1 सही है। मिशन शक्ति में 2 उपयोजनाएं शामिल हैं, संबल सुरक्षा और संरक्षण वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन, BBBP का राष्ट्रव्यापी विस्तार और शिकायत निवारण के लिए नारी अदालत जैसे पहलों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सामर्थ्य, शक्ति सदनों, राहत और पुनर्वास गृह, सखी निवास, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास और पालना कृत सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. भारत में इन्हें क्रूज के नाम से जाना जाता है। 2. ये मूल रूप से रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। 3. भारत में इनका पहला अभ्यारण्य राजस्थान के खीचन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से वर्णित होती है? ए. ग्रेटर फ्लेमिंगो, बी. भारतीय मोर, सी. हुपर हंस, जी. डेमोइसील क्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डेमोइसील क्रेन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डेमोइसील क्रेन, जिसे भारत में कुंज या कुरंजा भी कहते हैं, मूल रूप से रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में पाया जाता है। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए सर्दियों के दौरान ये क्रेन भारत, विशेष रूप से राजस्थान में प्रयास करता है। राजस्थान में स्थित खीचन डेमोइसील क्रेन के लिए समर्पित भारत का पहला रिजर्व है, जहां प्रत्येक वर्ष शीतकाल के दौरान 20,000 से 30,000 क्रेन आते हैं। इस प्रजाति को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें अकशेरुकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इनमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं। 2. वे विश्व भर में उथले जल के महासागरों में पाए जाते हैं। 3. वे अपने जीवन काल में कई बार लिंग बदल सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।